धन्यवाद संचालक जी। सबसे पहले तो मैं आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये हम जिस दरबार में बैठे हैं, हम जिनकी संतान हैं, सबसे पहले तो हमें चित्रकूट महाराज जी का एक जयकारा लगाना चाहिए जोर से। बोलिए चित्रकूट महाराज जी की जय। बोलिए चित्रकूट महाराज जी की जय। आज ग्राम मारकुआ में भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कायस्थ एकता दिवस के समारोह में उपस्थित श्री सत्येंद्र खरे जी मुख्य अतिथि जी, और हमारे साथ मुख्य अतिथि हमारे साथ पधारे हुए श्री अनुराग खरे जी, जिलाध्यक्ष छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, काय सभा के जिलाध्यक्ष हैं, और मेरे साथ ही मेरे छोटे भाई अनुज प्रदीप खरे जी, जिनसे तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि ग्राम मेड़की से वो ग्राम प्रधान भी हैं और उन्होंने अपनी कार्यशैली से यहां से लेकर लखनऊ तक कई जगह छाप छोड़ी है। क्योंकि मैं सब देखता रहता हूं, फेसबुक ने बड़ी सुविधा उपलब्ध करा दी। मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक श्री अनिल प्रकाश जी खरे जी एवं अखिलेश खरे जी एवं मंचासीन मेरे पारिवारिक श्री राम बिहारी सक्सेना जी। और मैं एक चीज से बड़ी क्षमा चाहता हूं कि अभी यहाँ मंच पे विनोद खरे जी मौजूद थे, उनके आंगन में मेरा बचपन बीता है। तो दुनिया बड़ी छोटी है, आप कहीं भी जाएंगे एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे, इसलिए हमारा एक दूसरे के प्रति इसमें वार्तालाप ऐसा हो कि जब हम आमने सामने हों तो कम से कम एक बार सम्मान से एक दूसरे मिल तो सके। एवं यहाँ उपस्थित क्षेत्र से गणमान्य जन, ग्रामीण जन एवं आसपास से पधारे हुए कायस्थ बंधुजन, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आयोजक गण को। श्री आशीष खरे जी यहाँ आ जाएं, अंकित खरे जी और सौरभ सक्सेना जी, पहले तीनों लोग यहाँ सामने आए, क्योंकि आपने जो भूमिका जो शुरुआत की है, सौरभ आशीष नहीं है, सबसे पहले तो इनके उत्साह वर्धन के लिए एक जोरदार ताली बजा सब लोग। बधाई के आप पात्र हैं और आपने शुरुआत की है, क्योंकि ये मत देखो कि हम कितने लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुरुआत तो की, आगे आने का काम तो किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कुलभूषण कायस्थ शिरोमणि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, लेकिन आज उनके साथ ही 2 अक्टूबर का दिन होता है, राष्ट्रीय पर्व वो भी होता है, महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है। तो दोनों जो महापुरुष हैं, देश के जो दोनों लाल हैं, इन दोनों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विधा से, अपनी अपनी कार्यशैली से देश में ही नहीं समूचे विश्व में जो है अपना एक स्थान, अलौकिक स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि कहा जाता है कि कई विद्वान लोग कहते हैं, कई लेखों में आप पढ़ेंगे कि महावीर जो भगवान थे, ईश्वर थे, महावीर भगवान थे और गौतम बुद्ध थे। जो महावीर भगवान और गौतम बुद्ध के अंदर जो क्षमताएं थी, जो असीमित दूरदर्शिता थी, जो आकलन था, जो समावेश था, अगर वो उसके बाद इस धरती पे किसी को हुआ है तो विद्वान लोग ये कहते हैं वो महात्मा गांधी जी के अंदर था। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत साधारण से परिवार से आते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक उस उच्चतम पद पे रहते हुए जो सादगी की मिसाल न केवल कायस्थों के लिए, समस्त राजनीतिज्ञों के लिए जो एक छाप छोड़ी है, उससे हमें सीखने का, अनुकरण करने की आवश्यकता है। कई दृष्टांत लाल बहादुर शास्त्री जी के आप लोगों ने सुना ही दिए हैं। तो चूंकि जीवन और जीवनी
बड़ा फर्क होता है। जीवन तो हमारा है, लेकिन हमारा जीवन ही नहीं बन पा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारी भूमिका दोहरी है। हमें खुद का आकलन करना चाहिए, हमें खुद की क्षमताओं में खुद का निर्माण करना चाहिए। जब हम किसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, यदि हमारा खुद का निर्माण प्रेरणाजनक होगा, उससे निश्चित तौर पे आपके साथ एक न एक दिन, एक के बाद एक के 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1,00,000 लोगों का कारवा आप ही के पीछे होगा। क्योंकि धरती पे जिन्होंने अलौकिक काम किए हैं, उनके अंदर कोई अलग से प्रतिभा नहीं थी। उन्होंने अपना आत्माकलन करते हुए, समावेश करते हुए, सामाजिक दृष्टि से सामाजिक ढांचे को ताना बाना बुना है उन्होंने। ऐसा नहीं है हमारे पास परेशानियां उनके जीवन में नहीं थी। हम आपसे ज्यादा परेशानियां किसी भी महापुरुष के जीवन की आप उठा के देखेंगे, हम आपसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों के जीवन में थी। लेकिन उन्होंने किंतु परंतु अगर मगर मैं इसलिए नहीं कर पाया, वो इसलिए कर पाया, अगर इन शब्दों का आप यदि जीवन में समावेश रखेंगे, तो मेरा तो खुद का ये मानना है, आप किंतु परंतु अगर मगर में उलझ के अपना जीवन ही खत्म कर देंगे, तो आपकी जीवन लीला के बाद आपको याद करने वाला घर का भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। समाज की बात छोड़ दीजिए आप, राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़ दीजिए आप। तो मेरा चूंकि आप लोगों के अनुभव से, आप लोगों के आशीर्वाद से, और जो इन बच्चों ने प्रयास किया है, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बहुत छोटे से 2-3 किस्से हैं। आज अगर एक विधायक होता है, मैं किसी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, आज अगर एक विधायक होता है तो उसकी जीवन शैली देखिएगा। यहां हमारे बीच वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने 3 पीढ़ी की राजनीति भी देखी होगी। प्रताप गालिब के विधायक जी, सुनो तो, आज हाथ पकड़ के दिखा पाओ क्या? ये केवल गाय समाज के लिए नहीं है, ये सभी समाज के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षा हमारे कद से ऊंची है। अगर हमारी महत्वाकांक्षा हमारे कद के अंदर रहेगी, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेंगे, और प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरक बनेगा। ये सुधार हमें अपने अंदर करना है। अब कायस्थ की बात आती है, जैसा कि हमारे फूफा जी हैं, चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं हरपालपुर से हूं, हमारे यहाँ 60-65 परिवार हैं। चाचा जी, बड़ी खुशी है, बड़ा सौभाग्य है कि कोई के तो ब्याह होता ना, तो सिलेंडर भी मोड़ पे चांजू को धरे होता। ये आपको सहयोग का भाव लाना पड़ेगा। आपके यहाँ शादी है, आपके रिश्तेदार भी देखोगे, व्यवहारी भी देखोगे, मिठिया काम वगैरह वो भी देखोगा। समाज किस लिए होता है? क्योंकि इसका सीधा ये इनपुट है। जैसे अपन एफडी करब ना, 6% ब्याज मिल रहा, 10% ब्याज मिल रहा, 12% ब्याज मिल रहा, ये आपकी एफडी है। यदि आपने किसी के सामूहिक कार्यक्रम में, किसी के पारिवारिक कार्यक्रम में यदि आपने 10 मिनट लगाए हैं, तो ये दावा है मेरा तो अगला आदमी आपके 20 मिनट जरूर लगाएगा। ये आपका आउटपुट आपको मिलेगा। तो हमें शर्म नहीं कर रही है कि सिलेंडर उठाने में हमारे पेंट की क्रीज बिगड़ रही। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने जो पहल की है, मैं जानता हूं आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है। आपके अंतर्मन में ये चल रहा है, ये पंडाल इससे बड़ा भी होना चाहिए था, जगह कम पड़नी चाहिए थी, कुर्सी कम पड़नी चाहिए थी। मैं आपके अंतर्मन को पढ़ रहा हूं तीनों लोग, लेकिन ये अफसोस का विषय नहीं है, ये प्रयास है। प्रयास पहली सीढ़ी से ही होता है। और मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी के अनुरोध पे, अनुराग खरे जी के अनुरोध पे, मैं आप लोगों से एक यहां मंच पे सभी लोगों को साक्षी मानकर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वचनबद्धता में ज्यादा भरोसा करता हूं। वचनबद्धता से आपकी जो पहचान होती है, उसका कोई काट नहीं होता है। आप चाहे ऑटो से आ रहे हो, यदि फॉर्च्यूनर पजेरो वाला भी आपसे पीछे होता है, यदि समय की बाध्यता और वचनबद्धता यदि आपके दोहरापन चरित्र में नहीं है, आप जो कहते हो अक्षर से अनुसरण करते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ जीवन के होते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है कि हम 500 रुपया वालों पेंट पहने, फॉर्च्यूनर से चल रहे, पजेरो से चल रहे, हमारे संगे 2 बंदूक बारे हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है? आत्मसम्मान, स्वाभिमान,
स्वीकार्यता, ये समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी शब्द है। इन 3 शब्दों के बिना, इन 4 शब्दों के बिना हम किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते। तो ये वचनबद्धता, संकल्पता और स्वीकारता, ये सारे विद्यमान जो गुण हैं वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर, जितने भी दृष्टांत आप सुनाएंगे, भूपा जी जब आप छोटे, आप लोग हमारी उम्र में होंगे तो आपको घर में पकड़ के दादाजी कहानियां सुनाते थे, सुनाते सब लोगों को। आज उन कहानियों के अंदर एक सार होता था, सारांश होता था, सीख होती थी। आज वो हमारे घर से कहानियां गायब हो गई, इसीलिए हम विचलित हो गए। तो ऐसी वचनबद्धता को लेकर मैं 1-2 दृष्टांत शास्त्री जी के बारे में कहना चाहता हूं। एक बार शास्त्री जी मेला देखने गए। अब चूंकि उन्हें जितने भी पैसे मिले हो, 1 पैसा या जो भी मिला हो उस जमाने में जो चलता हो, क्योंकि इस बड़े हम कमजोर हैं, देखे ही नहीं कभी। तो मेला देखते देखते थे तो बच्चे ही, उन्होंने जो है सारे पैसे खर्च कर दिए। अब उनके सारे पैसे खर्च हो गए और शाम ढलने लगी थी। सारे उनके मित्र बोले चलो घर चले। सब घर जाने लगे। जब वो नदी के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा है, मैं नाविक को क्या पैसे दूंगा। तो सारे दोस्त उनके नौका पे बैठ गए। तो उनको बुलाया लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो लाल बहादुर शास्त्री जेब देख के देखा पैसे तो है ही नहीं, और ये लोग हमारे पैसे देंगे, हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात है। तो वो वहां से लौट गए। वो लौट के गए, दोस्तों से गए अभी हमें मेला और देखना है। वो केवल इसलिए लौट गए थे कि वो उपकार, जो उपकार होता है ना, वो उपकार नहीं लेना चाहते। एक दूसरा दृष्टांत आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी भुवनेश्वर अधिवेशन में गए। आप लोगों को सबको पता होगा, जब अधिवेशन में जिस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था उस कार्यक्रम में वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो वो नहाने के लिए बाथरूम में गए तो एक दयाल जी थे जो उनको अटेंड कर रहे थे भुवनेश्वर में। तो दयाल जी ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी जो है देरी हो गई है, हम उनके कपड़े निकाल दें। उन्होंने सूटकेस खोला, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कपड़े निकाले। पहला कुर्ता निकाला, वो थोड़ा फटा। उन्होंने दूसरा कुर्ता निकाला, वो उससे भी ज्यादा फटा था। उन्होंने तीसरा कुर्ता निकाला, वो 3-4 जगह से फटा। दयाल जी ने हड़बड़ाहट में सूटकेस बंद कर दिया, वो शांत बैठ गया। चूंकि ऐसी जो अंतर मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं वो हमारे चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देते हैं, अनुभवी लोग उसको पढ़ लेते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बाथरूम से निकले तो उन्होंने दयाल जी का चेहरा देखा तो बड़े बेबस थे दयाल जी। उन्होंने सीधा एक ही बात दयाल जी से कही, क्या हुआ, सर्दियों का सीजन है, कम से कम फटे वस्त्र तो कोट के नीचे पहने जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे अखिलेश भाई साहब जी ने बताया कि 1965 में युद्ध चल रहा था, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। वो उन्होंने अनाज क्यों, शर्तों पे अनाज देने के लिए अमेरिका ने कहा, लेकिन वो शर्तों पे कोई सौदा किसी से करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में, आज आप दिल्ली जाएंगे तो वो जगह है जहां उन्होंने हल जोत के खेती की थी। उन्होंने संदेश दिया था कि जिसके पास भी बांगड़ भी जमीन पड़ी हो वहां जाके हल जोते और पानी दें, रखरखाव करें, कुछ ना कुछ तो उपज आएगी, कम से कम हमारे देश के लोगों का काम तो आएगा। शास्त्री भवन देखना आप, जनपद रोड पे है, वहां जाके। तीसरा दृष्टांत ये आता है, भुवनेश्वर के बाद ही वो कार्यक्रम समापन करने के बाद एक मिल में गए, कपड़े की मिल में। तो कपड़े की मिल में चूंकि साड़ियां बनती थी, अब किसी मिल में अगर प्रधानमंत्री पहुंच जाए, क्यों प्रधान जी आप कहीं जाते हो, बड़ा स्वागत होता है आपका, प्रधान जी आए हैं, तो उनके आगे तो मंत्री भी लगाता, प्रधानमंत्री। तो बड़ा आवभगत हुई, मिल मालिक बिल्कुल जी हजूरी में लगा हुआ था, क्योंकि नाम बड़ा था शास्त्री जी का, आदर्श प्रेरणा स्रोत थे वो। उन्होंने, शास्त्री जी ने एक साड़ी हाथ में पकड़ी, उन्होंने पूछा इसका दाम क्या है।
तो मिल मालिक बोला साहब इसका दाम 800 रुपए है, पसंद आई हो तो पैक करा देना। तो शास्त्री जी बोले कि मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकता, मुझे थोड़ा कम दाम की साड़ी दिखाइए। अब चूंकि अचंभे की बात तो है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं साड़ी नहीं खरीद सकता, तो वो मिल मालिक बोला कि नहीं साहब ये तो मैं आपको उपहार दे रहा हूं। तो शास्त्री जी बोले मैं उपहार किस खुशी में आपसे दे दूं, मैं उपहार भी नहीं ले सकता, आप कृपया करके मुझे सस्ते वस्त्र दिखाइए ताकि मैं अपने घर ले जा सकूं। शास्त्री जी ने उस समय जो उनके मन मुताबिक जेब उनकी अलाउ करती हुई, जो बजट करता होगा अलाउ करता हो, उसमें कपड़े खरीदे, तब वो जाके वापस लेके। आप ये बताइए आज उपहारों में क्या क्या नहीं मिलता है, कोई छोड़ता है क्या? क्योंकि मैं आप लोगों के स्नेह से, आशीर्वाद से 15-18 साल से किसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन उस क्षेत्र में मेरी जिद यही है कि मेरी अगर पहचान होगी तो मेरी खुद की होगी, मेरी दम पे होगी। मैं कभी किसी से 250 रुपए के चालान के पीछे किसी दरोगा को अपना परिचय नहीं देता हूं, क्योंकि अगर मेरे पीछे आप खड़े हैं या तो मैं आपकी गाड़ी छुड़ाने की क्षमता रखूं तब परिचय दूंगा, नहीं तो 250 रुपए का मैं चालान करा के आगे बढ़ूंगा। शास्त्री जी के परिवार से मैं थोड़ा नजदीक से जुड़ा हुआ हूं। जब अनिल शास्त्री जी बैठते हैं, जब कभी आप बड़ा आयोजन करेंगे, हम वो आप मिलके, आप नहीं हम वो आप मिलके, तो निश्चित तौर पर शास्त्री जी के परिवार के 1-2 मेहमानों को मैं उसमें आमंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब शास्त्री जी के पास बैठता हूं तो शास्त्री जी बड़ा दृष्टांत सुनाते हैं। वो सुनाते हैं कि क्यों इंदिरा गांधी जी को, क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। वो दृष्टांत सुनाते हैं कि शास्त्री जी एक चिट्ठी देने इंदिरा जी को गए, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। तो इंदिरा जी ने, जैसे आप ट्रेन के माध्यम से गए होंगे, बस के माध्यम से गए होंगे, तो इंदिरा जी हर एक चीज को आपसे पूछती थी कि भौतिक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि उनके मंत्रीगण तो प्रस्तुतिगण दूसरे तरीके के देते हैं। इसी तरह शास्त्री जी का क्या रहता था कि पहले एक आम जनमानस से मिलने का वो रहता था प्रोग्राम, जो हफ्ते में 1 दिन चलता था, बराबर चला जब तक इंदिरा जी और शास्त्री जी रहते, उसके बाद वो बंद हो गया। ये लोग क्या वास्तविक चीज को, वास्तविकता को समझ के उसके निराकरण के लिए काम करते थे। उन लोगों के लिए काम करते थे जो उन तक पहुंच नहीं पा रहे, जिनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शास्त्री जी के बताए हुए वाकया है अनिल शास्त्री जी का। एक बार प्रधानमंत्री जी, शास्त्री जी थे, वो 17-18 साल के थे अनिल शास्त्री जी, तो उन्हें घूमने का शौक हुआ था। तो उन्हें ड्राइवर से कहा कि यार चलो उधर चलते हैं चांदनी चौक पर। तो ड्राइवर ने ना नुक्कड़ की, चूंकि प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं। वो चले गए। शास्त्री जी को सब पता था, शास्त्री जी कभी टोकते नहीं थे, लेकिन बाद में जरूर उस बात का उल्लेख करके उनको समझाते थे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा जब वो लौट के आए कि कहाँ गए थे, तो ड्राइवर बोला साहब बाबा ने कहा था इसलिए हम वहां गए थे। बोले कितने किलोमीटर चल के आए हो आप, कितना पैसा बनता है कि हम कोई निजी गाड़ी ले जाते? तो उन्होंने कहा साहब 17 रुपए 50 पैसे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जेब से 17 रुपए 50 पैसे निकालकर सरकारी कोष में जमा कराने का काम किया। आपने अक्सर फोटो देखी होंगी लाल बहादुर शास्त्री जी के सफर के दौरान। ट्रेनों में आपने देखा होगा शास्त्री जी बैठे हुए हैं, एक टेबल लगी हुई है, इतनी बड़ी फाइल की गड्डी लगी हुई, ट्रेन में चले जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। एक बार इसे ट्रेन में जा रहे थे तो उनके पीए कैलाश बाबू थे। शास्त्री ने पूछा बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बड़ी ठंडक है। तो कैलाश बाबू बोले उनसे साहब आपकी डब्बे में जो है कूलर लगा। तो शास्त्री जी बोले क्या सारे यात्रियों की यही सुविधा होती है क्या? बोले नहीं साहब सारे यात्रियों की यही सुविधा तो नहीं होती। तो बोले फिर मेरे लिए क्यों है ये सुविधा? तो उन्होंने कैलाश बाबू जी से कहा कि अगले स्टेशन पे जो है आप मेरे डिब्बे से कूलर निकाल देना, क्योंकि मुझे भी उस श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हूं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है। अगर मैं उतना नहीं कर पा रहा तो जितना शासकीय राशि को हम बचा सकें उतना हमें काम करना चाहिए।
एक बार शास्त्री जी को ट्रेन पकड़नी थी, किसी मीटिंग में जाना था। गार्ड ने देखा कि शास्त्री जी आ रहे हैं, उसने सोचा कि हम ट्रेन रोक लेते हैं, हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। शास्त्री जी ने घड़ी देखी, स्टेशन की घड़ी देखी, ट्रेन का समय देखा, समय सारणी पे दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने गार्ड की तरह एक बार तिरछी निगाह से देखा, तो गार्ड खुश हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने देख लिया कि मैंने आपके लिए ट्रेन रोक दी है। जैसे ही शास्त्री ट्रेन में बैठे, अगले स्टेशन उस गार्ड को वहां से लिखा पढ़ी करके अगले दिन गार्ड को निलंबित कर दिया गया। उसने ये कहा, गार्ड ने कहा कि साहब मैंने तो आपकी सेवा में ध्यान दिया, आपके समय बचाने में ध्यान दिया। तो शास्त्री जी बोले कि मेरी वजह से ट्रेन में अगर 500 यात्री होंगे तो 500 यात्रियों में यदि 5 मिनट बेकार होगा तो घोड़ा करो, इतना समय की कीमत आप कहां से लाओ। तो ऐसे हमारे शास्त्री जी के दृष्टांत थे। किसी भी जीवन को जीवनी में बदलने के लिए त्याग, समर्पण, भाव, एकरूपता दिखाने में नहीं, विचारों में, सामाजिक सरोकार में तो समरूपता चाहिए। तो ऐसे हमारे केवल हम जयंतियों पे, पुण्यतिथि पे आयोजन करके, फूल माला पहना के, आयोजन दिवस मना के हम उनको हम सम्मान नहीं दे सकते। उनका सही नमन, सही सम्मान तो जब है जब उनके बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए आदर्शों पे हमें, उन्होंने तो रास्ता बना दिया है ना, हमें तो चलना बाकी है, हमें उनके कदम पथ चिन्हों पे चलना है। यदि हम इस पंडाल से उठ के, कार्यक्रम से उठ के यदि संकल्प लेके जाते हैं कि हम अगर अपना आत्मविश्लेषण करें कि हम समाज के लिए बाधक हैं कि साधक हैं, अगर हम विश्लेषण करेंगे जरूर हमारे अंदर से कुछ आवाजें आएंगी कि हमें भी अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। एक बात और आई थी कि जब कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, तो समाज की बात याद नहीं आती। मैं 13वीं में मौट गया था एक कार्यक्रम में, तो सज्जन बोले हमारे यहाँ तो साहब वो एसपी साहब आए थे निवाड़ी में, श्रीवास्तव जी, अरे वो तो क्या उन्होंने काम ही नहीं किया। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, भाई साहब वो कहाँ के हैं? बाहर के हैं, यानी आपको तो जानते नहीं। जब कायस्थ कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में आता है, क्या आप उसका स्वागत करने जाते हो कि साहब आप मेरे यहाँ अधिकारी बन के आए हो, कर्मचारी बन के आए हो, आपकी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता जो हो आप मुझे फोन करना, ये मेरा फोन नंबर है। क्या ये दायित्व तो एक ही तरफ से चलेगा, दोनों तरफ से नहीं चलेगा क्या? इन सब चीजों को मैं जरूर फॉलो करता हूं, चाहे किसी भी संस्था में, किसी भी विभाग में मुझे पता चलता है, मैं जाता हूं नहीं जाता हूं, पत्र व्यवहार करके जरूर उनको कहता हूं आपका इस जमीन में स्वागत है, मेरे लायक जो सेवा बने आप मुझे आदेशित करें। लेकिन उसमें एक लाइन अगली और होती है, जो भी जरूरतमंद कायस्थ प्राथमिकता उसको जरूर दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम लेता हूं और आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि यदि मैं उम्र से ज्यादा कुछ और कह गया हूं तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल कटु सत्य है, एक एक चीज इसकी मंत्र है, अगर गौर किया हुआ मैंने उनका बहुत गहराई से सुना है, एक शब्द भी उनका हमारे हृदय में चुभ गया है, बिल्कुल सच्चाई है। हमारे